यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं बहुत बढ़िया तब रहूंगा जब मेरे को यह पता चलेगा कि आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के जितने भी क्वेश्चन है वो सब करके आए हैं। आई थिंक हाईएस्ट क्वेश्चन एक दिन में होमवर्क कल ही था ना, जिसमें 15 क्वेश्चन होमवर्क थे, राइट? बट आपको मजा आया होगा करके, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे आपको। तुम्हारे से रिएक्शन से दिख रहा है तुम नहीं करके आई हो। हाँ चलिए, तो भाई साहब जो लोग क्वेश्चन नहीं करके आए, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों को डाउट है, आई विल टेक दैट डाउट। यस, क्वेश्चन नंबर 16 में जो डाउट है आई विल टेक दैट डाउट, डोंट वरी अबाउट दैट। वो हम डाउट लेंगे। किसी क्वेश्चन में जो है वो मान लो डिडक्शन वाला पार्ट है, आपको नहीं समझा कोई बात नहीं करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में डिडक्शन का पॉइंट है क्या? डोनेशन वाला छोड़ दीजिए उसको, डिडक्शन टॉपिक में समझेगा वो। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको डाउट आया होगा वो डिडक्शन वाले। अच्छा, ये डाउट आया, रिकॉग्नाइज वो आपने ट्रस्ट को दिया है वो वाला, तो उसमें ये ATG का कैलकुलेशन कैसे किया एंड क्या, ये आपको समझ में नहीं आया ना। आप एक काम करिए, इसके पास में लिखिए, लिख लिए, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर डिडक्शन टॉपिक। लिख लीजिए, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर डिडक्शन टॉपिक। किसी ने यह बोला कि सर यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो सैलरी से सेट ऑफ क्यों नहीं किया और कैपिटल गेन से क्यों किया? ऐसा ही है? हाँ हाँ, ऐसा ही है ना कुछ। तुमने सैलरी से किया, इन्होंने कैपिटल गेन से किया। अब एक बात समझना, एक तो कैपिटल गेन हुआ कब था उसकी डेट नहीं दे रखी ना। हाँ, कैपिटल गेन आपका कब हुआ उसकी डेट नहीं दे रखी। तो एक चीज समझना, ये कैपिटल गेन की जो डेट है वो हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल गेन हुआ बिफोर 23 जुलाई 2024। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता था। अब एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा 20% टैक्स लगेगा, तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे तो आप 20% टैक्स सेव कर रहे हो, और अगर आप सैलरी से सेट ऑफ करोगे तो आप स्लैब रेट से टैक्स सेव कर रहे हो। और इसकी इनकम जो आ रही है वो सिर्फ 5,49,500 ही आ रही है। तो सोचिए, आप 5 लाख तक की इनकम पे ऐसे भी टैक्स 5% से लगता है नॉर्मल में, तो बेटर है ना सैलरी का इनकम रहने दो। तो सैलरी का इनकम रहेगा तो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, और स्लैब रेट से जो टैक्स लगेगा उसमें स्लैब रेट से आपका जो टैक्स लगेगा तो उसमें फायदा है ना, 5% से ही लग रहा है। तो इसके लिए यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ किया है। आप चाहे तो सैलरी के सामने भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहां पे बताया है कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% से टैक्सेबल होगा। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने कर सकते हैं। अब अगर आप बोलोगे हमने सर एग्जाम में मान लो हमने सैलरी से कर दिया तो क्या कोई गलत है? आंसर इज नो, गलत नहीं है, गलत नहीं है। बट अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ये बोला है कि आप मोर बेनिफिशियल बताइए क्या है, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया कि यहां पे लॉन्ग टर्म के सामने किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप सैलरी से करके आ गए तो उसमें कोई गलत नहीं है, आपने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है। बट आपको हमेशा यह ध्यान रखने का कि मोर बेनिफिशियल चीज क्या है, तो मोर बेनिफिशियल चीज के पीछे जाने का।
किसी ने बोला सर सेक्शन 139(1) क्या है? सेक्शन 139(1) होती है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। कि रिटर्न फाइल किसको करना पड़ेगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या आती है? 31 जुलाई या 31 अक्टूबर है, वो सब आती है, तो वो होती है 139(1), जो कि अपन आगे जाके टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में डाउट? उसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट? एनीवन? कितने लोग ईमानदारी से बोल दो सब क्वेश्चन करके आए हो? चलो, कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन करके नहीं आए? रेज योर हैंड। ईमानदारी रखने का, उसमें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी करके, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो 80% क्वेश्चन नहीं करके आए? उनकी हाथ करो। 80%, 80% नहीं करके आए। चलिए, देखो राजा, अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो यार दिक्कत है, करना तो पड़ेगा यार। मैं आपको होमवर्क कभी कभार तो देता हूं, मैं आज तक ऐसा बाइंडिंग वाला होमवर्क नहीं दिया जिसमें घर पे जाके 2-4 घंटे लगना पड़ा, वैसा था ही नहीं। कल पहली बार था। क्या बोल रही हो? ये बोल रही है कि अब अगले 7 दिन देखते जाओ आपके, ठीक है, कितना होमवर्क मिलेगा। 7 दिन मैं होमवर्क देता हूं। मैं सबसे कम होमवर्क देता हूं मैं, और होमवर्क ऐसे ऐसे देता हूं, ऐसे ऐसे एकदम लप्पू से क्वेश्चन देता हूं। तो भाई जी, आज आप सब लोग जितने क्वेश्चन नहीं करके आए उसमें दिक्कत है, करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें उन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है। तो इनकम फ्रॉम, देखो सैलरी दे रखा है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको 50,000 का डिडक्शन नहीं लेना है करके। बट तो भी आप एक काम करो, यहां पे लिख लो अज्यूम इट इज कंप्यूटेड, कंप्यूटेड, कंप्यूटेड। बस मैं आपको सैलरी हेड में इसके बारे में बताएंगे चीजें। कंप्यूटेड लिख लो पास में ब्रैकेट में, कंप्यूटेड। एक क्वेश्चन वो आया होगा ना जिसमें पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिला होगा और उसके सामने पीजीबीपी के लॉस सेट ऑफ किए होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिलता है, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। तो पीजीबीपी का इनकम है, तो पीजीबीपी के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। समझा? चलिए, डन। अब एक काम करिए, आ जाइए आपकी बुक में नया पेज, नया पेज, नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आदित्य, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर किसी फर्म से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा मैं बताया था आपको। किसी भी फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा पीजीबीपी के लास्ट सेशन में मैंने बताया था। मैंने ऐसा एक चार्ट बना के बताया था कि देखो, फर्म ने अगर जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया, जितना फर्म को अलाउ हुआ उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट अगर शेयर इन प्रॉफिट है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा करके, ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और भी इजी इजी आते हैं, डोंट वरी, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसे कोई हाई फंडा क्वेश्चन नहीं आते, जो जैसे मैं हमने किए हैं, देखे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। कितना बढ़िया टॉपिक था, 1-1.5 दिन में कंप्लीट हो गया करके, ठीक है? और क्वेश्चन भी कितने सारे थे, 20 क्वेश्चन थे और 1 दिन में कंप्लीट हो गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जिसको समझ में आया उसके लिए क्विक है, और जिसको समझ में नहीं आया वो जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा किसको किससे सेट ऑफ मार रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब एक बात समझना, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा टारगेट रहेगा 6 दिन के अंदर अंदर टॉपिक को कंप्लीट करना, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? सैलरी के बाद फिर हमारे टॉपिक जो बचेंगे वो टीडीएस टीसीएस एक बचेगा करके, ठीक है?
एक डिडक्शन बचेगा, एक रिटर्न फाइलिंग बचेगा, और एक टोटल इनकम के आपको एक दिन में 2-4 बड़े बड़े क्वेश्चन कराने हैं, वो बचेगा। ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं बचेगा, सब हो गया। तो वो अपन अगर ऐसा हुआ सैलरी कंप्लीट करेंगे, एक और टॉपिक है वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन थोड़ा ब्रेक लेंगे 20 दिन का, और ब्रेक के बाद वापस से अपन रीस्टार्ट करेंगे। और डोंट वरी, बहुत एक बच्चा आके बाहर आके बोलता है सर उस टाइम अगर आप वापस लोगे तो आईडीटी का क्लास भी हुआ, डीटी का क्लास भी हुआ, हम कैसे मैनेज करेंगे? टेंशन मत लो, उस टाइम पे आईडीटी का क्लास नहीं रहेगा, मतलब जीएसटी की छुट्टी रहेगी तब डीटी का क्लास रहेगा करके। ठीक है, चलिए अब अपन चालू कर रहे इनकम फ्रॉम सैलरी करके। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी जो टॉपिक है गाइस, ये टॉपिक में है ना, आप अपने आप को हमेशा एक एम्प्लॉय समझोगे। क्या समझोगे? एम्प्लॉय, मतलब तुम एक बेचारे एम्प्लॉय हो। क्या बोलोगे? बेचारे एम्प्लॉय, जो कहीं पे क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो। तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? हम यहां पे ये पढ़ेंगे कि भाई साहब आप जो हो वो एक बेचारे एम्प्लॉय हो, और जब बेचारे एम्प्लॉय हो तो आपको जो जो फैसिलिटी मिलती है, जो जो बेनिफिट मिलता है, जो जो सैलरी मिलती है, आपके हाथ में क्या होगा? क्या पढ़ेंगे अपन? आपके हाथ में क्या होगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसे बिजनेस में मैं बोलता था अपने आप को बिजनेसमैन समझने का, कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो, यहां ऐसा नहीं है। आप एक कंजूस एम्प्लॉय हो, एक एम्प्लॉय हो, एक गरीब एम्प्लॉय हो करके। ठीक है, और गरीब एम्प्लॉय बेचारा बहुत काम करता है, दिन में 15 घंटे काम कर रहा है, और आपको कुछ सैलरी वैलरी कुछ मिल रहा है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल कैसे होगा, कितना होगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज समझना, इस टॉपिक में आपकी इनकम तभी जाएगी, इस टॉपिक में आपकी इनकम तभी जाएगी जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आपके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का आपके बीच में अगर संबंध है, रिलेशनशिप है, तो आपकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप का मतलब होता है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा? मास्टर एंड सर्वेंट। मतलब एम्प्लॉय है वो क्या है? सर्वेंट है, और उसका एम्प्लॉयर है वो क्या है? मास्टर है। तो मास्टर सर्वेंट का, इनको लग रहा है मास्टर सर्वेंट, हम सर्वेंट बनेंगे। ठीक है, तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो आपकी इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगी। अब एक चीज समझना, दो वर्ड होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है मुझे बताइए। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। फर्क क्या है दोनों में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ राठौड़ भाई, एक है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दोनों में फर्क क्या है? किसने बोला इन दोनों में आर का फर्क है, कि यहां पे ओ एफ है और यहां पे एफ ओ आर है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दोनों में क्या फर्क है मुझे बताएंगे कोई? ये बोलता है एक देने के लिए है और एक लेने के लिए सर्विस है। अब मैं क्या समझू तुम्हारी बातों से? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, फर्क क्या है दोनों में? हाँ बोलिए सर। हाँ वो क्या है? अच्छा, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे कोई भी सर्विस ले लो, सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे यहां पे जो बंदा है करके, ठीक है, श्री करके हमारा ये स्टाफ है, अभी मैंने उसको बुलाया, बोला पानी लेके आ, तो वो लेके आएगा पानी। फिर मैंने बोला कॉफी लेके आ, तो कॉफी लेके आएगा, ठीक है। फिर उसको मैंने बोला कि मेरी गाड़ी सही से पार्क करके आ जा, तो वो सुबह से लेके शाम तक उसको जो भी काम बोलेंगे वो करेगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो ये बंदा क्या है? एम्प्लॉय। क्या है? एम्प्लॉय। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मतलब आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे पुणे आता हूं, यहां पे
डीटी पढ़ाने के लिए। तो मेरे बीच में और विशाल सर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो मेरे को जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। क्योंकि ये मुझे ऐसा नहीं बोल सकते कल उठ के विशाल सर के, बीबी सर पानी लेके आओ मेरे लिए, ठीक है? मैं क्यों लेके आओ भाई? मेरा काम है पढ़ाना, डीटी पढ़ाना। वो कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, वो मेरा लुकआउट है। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब आपको डीटी पढ़ाना है, वो डीटी मैं पढ़ा रहा हूं करके, वो मेरा लुकआउट है। कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, मेरे पे उनका कंट्रोल नहीं है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है कि उस बंदे से कुछ भी काम करा सकते हैं, मतलब जो उसके लिमिट में है वो उससे कुछ भी काम करा सकते हैं, और उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। क्या होता है? पूरा कंट्रोल। ऐसे देखते हो, क्या कर रहे हो भैया, कैसे कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो ये सब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दे रखा है ना, तो आपकी जो इनकम होगी दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा ना, तो आपकी इनकम कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो सैलरी हेड में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, एक बात बताइए, कल ही मैंने बताया था पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई सैलरी मिलता है तो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। एक और चीज बताओ, मैंने आपको बताया था एमपी एमएलए जो होते हैं उनको सैलरी मिलता है तो वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो कोई एम्प्लॉय नहीं है। और यहां पे भी लिखा हुआ है वो सर्विस नहीं दे रहे। देखो, सर्विस देते हो तो आपकी सैलरी हेड में जाएगी। आपको लगता है एमपी एमएलए सर्विस देते हैं? कुछ भी सर्विस नहीं देते। तो इन्होंने बोल दिया सर्विस नहीं देते, इसके लिए वो अदर सोर्सेज में जाएगा। तो उनको जो सैलरी मिलती है वहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है तो भाई साहब उनको जो सैलरी मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना, सैलरी टैक्सेबल कैसे होगी पता है? सैलरी टैक्सेबल होगी आइदर ड्यू बेसिस या रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। अगर सैलरी है वो ड्यू हो गई या रिसीव हो गई, जो दोनों में से अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस और रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो पहले हो गया उसके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना गाइस, अगर कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब करता है तो भी क्या इनकम सैलरी हेड में ही आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो भाई साहब ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो हमारा श्री बंदा है, वो क्या करता है, 4 घंटे यहां काम करता है, 4 घंटे किसी दूसरी क्लास में काम करता है। तो पॉसिबल है ना, एक शिफ्ट यहां पे कर रहा है, एक शिफ्ट कहीं और कर रहा है, तो क्या उसकी इनकम सैलरी हेड में जाएगी? आंसर इज यस। अगर वो एम्प्लॉय है, वो अगर मल्टीपल जगह काम कर रहा है, 2 जगह काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो भी उसकी जो इनकम होगी दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वो सैलरी हेड में ही जाएगी। अब एक और चीज समझना, आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, या जॉब छोड़ने के बाद कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। जॉब ज्वाइन करने से पहले या जॉब ज्वाइन करने के बाद बहुत बार क्या होता है पता है, आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। आपने सुना होगा, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, वो दूसरी क्लास में है, यहां प्रेस्टीज पॉइंट में दूसरी क्लास में काम करता है, तो यहां के मान लो इनको विशाल सर को लगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों का एडमिशन कराता है, तो उसको एक दिन बुलाया कि भाई तू हमको ज्वाइन कर ले। बोला नहीं करूंगा। तो बोला कर लेना, 10 लाख देंगे। तो 10 लाख उसको एडवांस हाथ में दे दिया, ठीक है, 10 लाख दे दिया। अब उसको ये पहले पैसा मिला है, जॉब तो ज्वाइन किया ही नहीं है, तो भी ये उसके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। या जॉब जब छोड़ देते हैं उसके बाद जो पैसा मिलता है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जैसे उसने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ग्रेचुइटी मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है, तो वो सब भी आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं। तो जॉब ज्वाइन करने के पहले पैसा मिलता है या जॉब छोड़ने के बाद पैसा मिलता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वो आपके सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। अब एक और चीज समझना, बहुत बार कुछ लोग होते हैं वो सैलरी फॉरगो कर देते हैं। फॉरगो का मतलब सैलरी फॉरगो करना, फॉरगो।
फॉरगो कर दिया। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आप किसी जगह काम कर रहे हो और आप काम कर रहे हो, आपके 2 महीने का सैलरी मिलना बाकी था, आपने बोला कि 2 महीने का सैलरी अनाथ बच्चों को दे दो। ऐसा होता है ना बहुत बार कि अनाथ बच्चों को दे दो, किसी ट्रस्ट को दे दो, एनजीओ को दे दो, मेरे को मत दो। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अगर आप सैलरी फोरगो कर रहे हो, मींस आपने अपनी सैलरी है वो फोरगो कर दी, बोला मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए, आप अनाथ बच्चों में बांट दो या आप किसी और को दे दो, लॉ मेकर्स बोलते हैं ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। इट इज कॉल योर एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। एप्लीकेशन मतलब आपने जब काम किया, आपकी सैलरी बनी, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो अगर भले आप सैलरी फोरगो कर देते हो या आप किसी अनाथ बच्चों को वगैरह दिला देते हो, तो उस केस में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो आपकी इनकम बनेगी। लेकिन गाइस एक कंसेप्ट आता है दैट इज जिसमें सैलरी आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर सकते हो। मींस आप बोलोगे कि हमारी सैलरी जो है वो मोदी जी को दे दो, हमारी जो सैलरी है, हमने जॉब किया, हमारी सैलरी, ऐसे भी निर्मला सीतारमण जी लेती है 5 महीने का सैलरी, तो ठीक है, आपका साल में जितना कमाते हो, अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो आपके 5 महीने की सैलरी निर्मला सीतारमण जी लेती है, ठीक है। टैक्स के फॉर्म में 43% टैक्स आता है अगर आप मान लो आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो इतना तो लेती है। अगर मान लो बचा हुआ भी बोला हमको तो चाहिए ही नहीं, आप ही ले लो, तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी सरेंडर किया तो वो फिर आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, इट इज योर एग्जेम्प्ट इन योर हैंड। तो मैंने 2 चीजें बताई, एक तो होता है सैलरी फोरगो करते हो, तो सैलरी फोरगो कर दिया कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, बट आपने काम किया है, तो दैट सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड। बट एक अगर आप सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हो तो फिर वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। लिखिए, जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाइए आप लोग। लिखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी आपने हेडिंग दे दिया, उसके बाद लिख लीजिए सेक्शन 15। सबसे पहले सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन 15 सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी if there is a employee employer relationship. Income is taxable under the head salary if there is employee employer relationship, if there is employee employer relationship, employee employer relationship, ब्रैकेट में लिखिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ब्रैकेट में लिखिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए एमएलसी, एक लाइन छोड़ के लिखिए सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए एमएलसी और डैश करके लिखिए टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए एमएलसी और डैश करके लिखिए टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, 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 डैश करके लिखिए टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, टैक्सेबल
अंडर पीजीबीपी, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। उसके बाद गाइस कुछ नोट्स लिखिए, एक लाइन छोड़ के, नोट नंबर 1, कुछ नोट्स लिखिए एक लाइन छोड़ के। नोट नंबर 1, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल on the basis of due or received whichever is earlier. Salary is taxable on the basis of due or received whichever is earlier. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ पार्ट टाइम जॉब। सैलरी इज टैक्सेबल इवन इन केस ऑफ part-time job, like employee working with two employer. Salary is taxable even in case of part-time job, like employee working with two employer, like employee working with two employer, employee working with two employer। उसके बाद लिखो नोट नंबर 3, सैलरी फॉरगोन, FORGONE, सैलरी फॉरगोन, और डैश करके लिखिए, इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इट इज टैक्सेबल सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इट इज टैक्सेबल since it is application of income। उसके बाद नोट नंबर 5 लिखिए, 4, हाँ लिखिए, सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और डैश करके लिखिए, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद लिखिए नोट नंबर 5, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब और आफ्टर लिविंग द जॉब, any amount received before joining the job or after leaving the job is always taxable under the head salary, is always taxable under the head salary, always taxable under the head salary, and it is known as the profit in lieu of salary, and it is known as profit in lieu, LIEU, profit in lieu, profit PROFIT in LIEU, lieu, profit in lieu of salary, and it is known as the profit in lieu of salary। guys हाँ बोलिए सर, आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड सैलरी में जाएगा या नहीं जाएगा करके, ठीक है। अब इसमें देखो दो मार्केट में व्यू रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्कॉलरशिप है और स्कॉलरशिप है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। सम पीपल आर सेइंग दैट इट इज अ स्कॉलरशिप और एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, बट सम पीपल सेज दैट नो इट इज नॉट अ स्कॉलरशिप सो इट हैज टू बी टैक्सेबल करके, ठीक है। अब आप बोलोगे उसमें टैक्सेबल कहां होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो कंपनी है जहां आप आर्टिकलशिप कर रहे हो वो एज अ प्रोफेशनल फीस आपको दे रही है या एज अ एम्प्लॉय ट्रीट कर रही है। अगर आपको एज अ प्रोफेशनल फीस दे रही है तो उस पर्टिकुलर केस में, अगर आपको एज अ प्रोफेशनल फीस दे रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए बिजनेस में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज अगर एज अ सैलरी दे रही है तो वो आपके सैलरी हेड में जाएगा। आप बोलोगे आर्टिकलशिप में इतना स्टाइपेंड मिलता होगा क्या? राइट आंसर इज मिलता है करके, ठीक है। राइट आंसर इज, अभी मैंने इस बार जो सीए फाइनल की एक लड़की थी जिसका ऑल इंडिया रैंक 3 था, किरण करके, उसने 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी जेपी मॉर्गन में और उसका स्टाइपेंड 1 लाख रुपया महीने का था। स्टाइपेंड वाज 1 लाख रुपीज पर मंथ करके, ठीक है।
तो महीने का 1 लाख रुपया स्टाइपेंड था जेपी मॉर्गन में। हाँ, 1 लाख रुपया। हाँ, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड, यस। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है, उसमें आपके पास ऑप्शन है 2 साल में से कि 1 साल चाहे तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पहले 1 साल आर्टिकलशिप करते हैं। आर्टिकलशिप में कैसा कितना पैसा मिलता है? 10,000 की रेंज से चालू होके और 25-30,000 तक भी मिलता है महीने का। ठीक है, 10,000 की रेंज से चालू होके 20-25-30,000 तक भी मिलता है, डिपेंड ऑन द फर्म टू फर्म करके। ठीक है, और डिपेंड ऑन कि आप कितना काम करते हो, आप कितने होशियार हो, आप कितना इंटरव्यू में कितने जवाब सही दिए, उस पर डिपेंड करता है। बट उसके बाद में अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मिनिमम आपको 30-40,000 तो मिलता ही है। मतलब मिनिमम 30-40,000 तक मिलता है, जो कि 1.5 लाख तक भी जा सकता है महीने का। तो जेपी मॉर्गन वगैरह है वो ₹1,00,000 देती है स्टाइपेंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करके। ठीक है, बट उसके लिए दोनों ग्रुप फटाफट क्लियर करने पड़ेंगे एक साथ में। ठीक है, अच्छे होशियार बनना पड़ेगा करके। ठीक है, होशियारी से जवाब देने पड़ेंगे क्वेश्चन के, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, होमवर्क करके आना पड़ेगा करके। ठीक है, बिकॉज होमवर्क तो किया नहीं और जाना ₹1,00,000 के स्टाइपेंड पे है, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, ये टॉपिक में हम क्या सीखने वाले, आपको क्या लगता है? इस टॉपिक में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हर टॉपिक में हमको पता रहता है ना कि इसमें ये, जैसे बिजनेस पे पता चला किसी के बिजनेस की इनकम निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे? सैलरी की इनकम निकालेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट, इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट, इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉई। इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉय की हम सैलरी की इनकम निकालेंगे इस टॉपिक में। क्या निकालेंगे इस टॉपिक में? सैलरी की इनकम। क्या आपकी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी वो हम सीखेंगे। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ सैलरी। ऐसा स्टेटमेंट बनाना है आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। चलो मैं अच्छी राइटिंग वाला आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इतनी बुरी राइटिंग की आदत नहीं है। इतनी बुरी राइटिंग की आदत कहां है तुमको? है सर, अब तो है ना, हमको है ना आदत पड़ गई करके। ठीक है, इतनी बुरी राइटिंग की, बट तो भी नहीं यार, इतने अच्छे बच्चे हो, मतलब इतनी बुरी राइटिंग थोड़ी दिखाऊंगा आपको, अच्छी राइटिंग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, सब जगह ये नोट लिखना है ब्रैकेट में, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ऐसा करते करते, ये लाइन नहीं है बीच में, ये लाइन ऐसे गलती आ गई, तो लाइन को छोड़ के ग्रॉस सैलरी पे ऐसा है, और फिर नेट सैलरी, इसको एज इट इज आप कॉपी करिए। 17 नोट लिखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट। बस 17 नोट लिखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट, सैलरी पूरा कंप्लीट 17 नोट में, सिर्फ 17 नोट का टॉपिक है ये।
हाँ जी, कितने लोग स्टिल डूइंग? थोड़ा जल्दी बेटा। हाँ, ऐसे तुम ऐसे क्यों मजाक बनाते हो मेरा? ऐसे बच्चों को यही तो बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ बेटा ये करने का। हाँ, ऐसा नहीं बोलते। तो तुम बच्चे ही तो हो। क्या हुआ? तुम लोग बच्चे नहीं हो, बच्चे ही तो। तुम 16 साल के तो हो, 15 16 12 साल के। तुम 18 साल के हो गए? क्या बात कर रहे हो? बहुत कम लोग, बाकी सब कुछ 13 साल के भी है, कुछ 11.5 साल के। हाँ जी, अभी भी लिख रहे, अभी भी लिख रहे ये बच्चे। क्या बोले इन बच्चों को? अभी भी लिख रहे। तुम भैया किसका फोटो निकाल रहे हो? मेरा फोटो निकाल रहा है, क्यों? फिर क्या करेगा? स्नैपचैट पे किसको भेज रहा है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो कितने लोग स्टिल राइटिंग? रेज योर हैंड। इधर उधर क्या देख रहा है? तूने हाथ ऊपर किया था अभी। चलिए, हाँ जी। तो गाइस एक बात बताऊं, हम ये टॉपिक में सिर्फ कितना पढ़ना है पता है? 17 नोट। और 17 नोट और ये टॉपिक कंप्लीट। और 17 में से कम 4-5 तो आज ही पढ़ लेंगे करके, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला नोट पढ़ना चालू करते हैं। अपन एक एक नोट पढ़ना चालू करेंगे। और गाइस सबसे पहला जो नोट है उस नोट का नंबर है, दैट इज द नोट नंबर 1। वेरी गुड। और उसका नाम है बेसिक सैलरी। बोलो क्या बोलेंगे? बेसिक सैलरी। एक चीज समझना, बेसिक सैलरी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं? इधर देखो भाई, कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को जॉब दिया जाता है ना, बेटा तुम ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हो, तुमको जानवरों के दवा खाने में इतना बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है? इधर देखो, बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं कि गाइस, जब कभी किसी एम्प्लॉय को जॉब दिया जाता है तो एक बेस सैलरी होती है। मतलब एक बेस सैलरी इज अ बेसिक सैलरी। जैसे मान लो हमारे पास में कोई एम्प्लॉय आया तो बोला कि सर मेरे को लाइक जॉब ज्वाइन करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो बोले कितना पैसा दोगे? तो मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम्हारा जो बेसिक रहेगा वो बेसिक 10,000 रुपया पर मंथ रहेगा। तो वो बोलेगा सर 10,000 ही दोगे? मैंने कहा हाँ 10,000 देंगे, बट हम आपको बाकी चीजें और देंगे। तो बोले क्या क्या दोगे? तो बोला बेसिक के ऊपर चलो हम आपको डीए भी दे देंगे। डीए जो है वो हर महीने का आपका 5,000 रहेगा। उसको बोला कि तेरे को ट्रेवलिंग का खर्चा जो रहेगा आने जाने का वो भी मैं तुझे 500 रुपया दे दूंगा। तेरे फोन का खर्चा जो रहेगा, फोन का करके तू उससे रोज रोज बात करता है, उसका 200 रुपया और तुझे दे दूंगा। तो ये सब ऐसे ऐसे बनता जाता है और टोटल बनता है। उसको सीटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटीसी। सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी। जैसे आपने देखा होगा ना, लोग आजकल बोलते हैं मेरा इतना का पैकेज है, हाथ में कितना आता है उसको बोलते हैं हाथ में कितना आता है, ठीक है? तो वो हाथ में कितना आता है दैट इज द मेन सैलरी। बाकी जो है वो तो ऐसे ही है। तो आपको कभी भी ये पूछने का हाथ में कितना आता है तुम्हारे, ठीक है? सीटीसी से कोई मतलब नहीं। बीच में पता नहीं एक कंपनी ने सीए को पैकेज दिया था जिसमें 70 लाख का पैकेज दिया था, ठीक है? और 70 लाख का पैकेज दिया था एक सीए को, और उसमें 70 लाख का पैकेज था नहीं, पैकेज 35 लाख का ही था। 35 लाख इसलिए जोड़ा गया था कि उसको भेजने वाले थे साउथ अफ्रीका वगैरह उस कंट्री में, कि तुमको वहां किसी नक्सली लोगों ने पकड़ लिया तो हम उनको छुड़ाने के लिए 35 लाख और उनको दे सकते हैं। कि भाई अगर तुझे मान लो किसी ने पकड़ लिया अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जंगल में तुझे किसी ने पकड़ लिया, तो वहां पे रैंसम मनी जो है
इसको लेट समझ में आया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको लेट समझता है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट, हाँ, तो उसको छुड़ाने के लिए बोले 35 लाख रुपए हम और दे देंगे करके, ठीक है। तो ऐसा बना के उसका पैकेज 70 लाख हुआ, तो लोगों को लगा 70 लाख का पैकेज, ये क्या है। फिर उसमें देखा आधा तो ये लिखा है कि तुझे अगर पकड़ लिया तो उसको छुड़ाने के लिए हम 35 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो वो भी पैकेज में जोड़ दिया। ये तो गलत है ना। तो देखो बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं कि भाई मिनिमम बेस सैलरी, दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी। मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी। गाइज हमेशा ध्यान रखना, बेसिक सैलरी जो होता है ना वो आपके लिए पूरा टैक्सेबल है। क्या हो जाएगा? पूरा टैक्सेबल। बेसिक सैलरी पे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो बेसिक सैलरी मींस बेस सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय की बेस सैलरी कितनी है, मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर बेस सैलरी। और बेस सैलरी जो रहती है ना वो हमेशा आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुल्ली टैक्सेबल। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमारा एम्प्लॉय है ये बंदा, और इस एम्प्लॉय का सैलरी बोला 10,000 तेरा बेस सैलरी है, बाकी तुझे और बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, बट बेसिक सैलरी इज 10,000। तो 10,000 तो इसके लिए टैक्सेबल होने ही वाला है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब कभी कभी आपको वो नेट बेसिक सैलरी ऐसा दे दे, ऐसा नॉर्मली सीए में तो नहीं देते, बट ऐसे बीकॉम के एग्जाम में वगैरह ऐसे देते हैं कि जैसे मान लो आपका बेसिक सैलरी 10,000 है, अब उस एम्प्लॉय ने शादी के लिए लोन लिया है हमसे कि मेरी शादी है, शादी के लिए लोन दे दो ना। मैंने कहा ठीक है ले ले। बोलता है हर महीने मेरे सैलरी से 2,000 काट लेना, 2,000 काटना हर महीने। मैंने कहा ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका सैलरी जो है वो 10,000 है, अब इसने लोन ले रखा है हमसे और इसका 2-2 हजार कट रहा है हर महीने, तो हम उसको दे कितना रहे हैं? 8,000 दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? 10 होगा या 8,000 होगा? अरे 10,000 टैक्सेबल होगा ना भाई। तेरा जो कटवा रहा है वो थोड़ी ऐसा कि भाई नहीं नहीं कटने के बाद कितना मिला, अरे भाई वो तो लोन था। तो भाई साहब 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दे रखा है कि ग्रॉस बेसिक सैलरी है वो उसकी 10,000 है, अब उसमें 2,000 रुपया उसका जो है वो मान लो उसने लोन ले रखा था शादी के लिए, उसका 2-2 हजार रुपया कट रहा है, और उसको नेट बेसिक सैलरी जो है वो हम मान लो 8,000 दे रहे हैं, तो भी टैक्सेबल पूरा 10,000 होगा। तो आप ये समझिए कि बेसिक सैलरी जो होता है ना वो बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल है। बोलो हमेशा टैक्सेबल है, हमेशा टैक्सेबल है। तो बेसिक सैलरी दिखता है, अगर दिख जाए बेसिक सैलरी हो टैक्सेबल, क्या करने का? टैक्सेबल। जैसे बेसिक सैलरी दिख गया आपको क्या करने का? टैक्सेबल। क्या बोलना? वो टैक्सेबल करके, ठीक है। लिखो बेसिक सैलरी, नोट नंबर 1 क्या? वो टैक्सेबल। तुम लोग आजकल बहुत मजे करने लग गए हो, ठीक है। जब से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक पढ़ा है तब से बोले अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सलमान खान होता है करके, ठीक है भाई साहब। लिखो बेसिक सैलरी, डैश करके लिखो, लिखो इट इज अ बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इट इज अ बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इट इज बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, full stop. It is fully taxable, it is fully taxable, it is fully taxable, it is fully taxable, full stop. If net basic salary is given, if net basic salary is given, then we have to convert it into gross basic salary. If net basic salary is given, if net basic salary is given, then we have to convert it into gross basic salary. If net basic salary is given, then we have to convert it into gross basic salary. This was the note number 1. Note number 2 क्या है? बस note number 1 हो गया पूरा। डियरनेस अलाउंस लिखो, नोट नंबर 2 डियरनेस अलाउंस। नोट नंबर 2 लिखो, डियरनेस अलाउंस, जिसको अपन शॉर्ट में डीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीए। ये गाइस डियरनेस अलाउंस क्या होता है पता है? डियरनेस अलाउंस ये नॉर्मली बेसिकली लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह है उनका होता है, जैसे बेसिक सैलरी के ऊपर डीए भी मिलता है।
डीए इज बेसिकली, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसका नाम होता है महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। मतलब जितनी महंगाई होती है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा और मिलता है, दैट इज कॉल्ड डीए, महंगाई भत्ता। अब एक चीज समझना गाइस, अगर आपको डीए दिख जाता है, करके क्या दिख जाता है? डीए, तो इसको भी टैक्सेबल करने का, ये भी पूरा टैक्सेबल है। अगर आपको डीए दिख गया, डीए दिखता तो ओ टैक्सेबल, क्या करने का? ओ टैक्सेबल। तो डीए दिखते ही क्या करने का? टैक्सेबल। बेसिक सैलरी दिखा तो ओ टैक्सेबल, डीए दिखा तो ओ टैक्सेबल, टैक्सेबल करने का, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, डीए जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। डीए जो होता है टैक्सेबल पूरा करने का, लेकिन डीए दो तरीके का होता है। एक होता है डीए इन टर्म्स और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? डीए इन टर्म्स एंड डीए नॉट इन टर्म्स क्या होता है? देखो, डीए इन टर्म्स का मतलब होता है ऐसा डीए जो टर्म्स एंड कंडीशन में है, इन टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन में है। और नॉट इन टर्म्स मतलब ऐसा डीए जो टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ? बेटा लाइफ में टाइमिंग होना चाहिए हर चीज का। गलत टाइम पे ये सब करोगे, ठीक है, लोग पागल समझेंगे, ठीक है, लोग है वो पागल खाने भेज देंगे। इधर देखो, सब लोग चिल्ला रहा है, बीच में कोई लेना देना ही नहीं था उसका, ठीक है, उसका टाइमिंग होता है आयुष। हाँ, इधर इधर मैंने बोला डीए आपको दिख जाए तो क्या करने का? हो टैक्सेबल। लेकिन डीए दो तरीके का होता है, एक इन टर्म्स और एक नॉट इन टर्म्स। देखो, इन टर्म्स डीए ऐसे डीए को बोलते हैं कि जब भी आप रिटायर होंगे तो रिटायर होते टाइम आपके कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन होता है। जब रिटायर होते हो आप, तो रिटायर होते टाइम आपको पता है ग्रेचुइटी मिलती है, पेंशन मिलती है, पीएफ का पैसा मिलता है, ये सब मिलता है। तो अगर रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं कि जब रिटायरमेंट होते हैं तो एक बात बताओ, एक पियोन का ग्रेचुइटी और एक किसी कंपनी के सीईओ का ग्रेचुइटी अलग अलग रहेगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले रहते हैं और वो फॉर्मूले के बेसिस पे ग्रेचुइटी कैलकुलेट की जाती है कि तेरे को इतना ग्रेचुइटी मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, इतने साल तूने काम किया है। तो वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं ना, वो रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में अगर वो डीए काम में आने वाला है तो वो डीए को बोला जाता है डीए इन टर्म्स। तो डीए इन टर्म्स किसको बोलेंगे? ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट जब कंपनी करेगी तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है वो बेस्ड ऑन योर सैलरी होता है। तो सैलरी के साथ साथ डीए भी कंसिडर अगर होगा तो उसको बोला जाता है डीए इन टर्म्स। और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में जो डीए कंसिडर नहीं होगा उसको बोला जाता है डीए नॉट इन टर्म्स। लेकिन आपको टैक्सेबल अभी दोनों करने का। डीए अगर आपको दिख जाए, भले वो इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स, आपको क्या करने का? ओ टैक्सेबल। तो डीए क्या करने का? ओ टैक्सेबल। तो डीए दिखते ही टैक्सेबल, भले वो इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है। बट गाइज, मैं आपको आगे कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, तो उन फॉर्मूले में डीए मैं तभी लूंगा जब वो इन टर्म्स है। नॉट इन टर्म्स है तो बहुत सारे फॉर्मूले में वो डीए नहीं आएगा। तो वो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। बट अभी आपको अगर डीए दिख जाता है तो फुल्ली टैक्सेबल। बट डीए दो तरीके के होते हैं, एक इन टर्म्स और एक नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में काम आएगा, और डीए नॉट इन टर्म्स मतलब ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। समझा कि नहीं समझा? लिखो लिखो, डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में लिखो डीए। लिखो देवी मां, लिखो लिखो। क्या लिखा? बोले क्या लिखा? तो बोलती है डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में डीए। ठीक है, लिखो अब जो बोल रहा हूं। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल
वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, वेदर इट इज इन टर्म्स को ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, वेदर इट इज इन टर्म्स मतलब ऐसे इन्वर्टेड कॉमास INTERMS, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, DA इन टर्म्स मींस, DA in terms means DA which is forming part of retirement benefit calculation. DA in terms means, DA in terms means DA which is forming part, FORMING, forming part of retirement benefit calculation. DA in terms means DA which is forming part of retirement benefit calculation. Full stop. Full stop. In all the retirement benefit calculation, in all the retirement benefit calculation formulas, in all the retirement benefit calculation formulas, DA is considered only if it is in terms, only if it is in terms, only if it is in terms. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो क्वेश्चन में DA सिर्फ दे रखा है तो हम टैक्सेबल तो कर देंगे, बट इसको इन टर्म्स मानेंगे या नॉट इन टर्म्स मानेंगे? तो देखो, अगर मान लो DA के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो इंस्टीट्यूट मोस्टली उसको नॉट इन टर्म्स मानती है। क्या मानती है? नॉट इन टर्म्स। टैक्सेबल तो होता ही है, DA इज ओ टैक्सेबल, ठीक है, बट बेटा उसको नॉट इन टर्म्स मानना, फॉर्मूले में यूज नहीं करना है। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट DA, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट DA, then assume it is not in terms, then assume it is not in terms, then assume it is not in terms, then assume it is not in terms. तो देखो, आपको तो अभी ये इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स क्या है इसको छोड़ दो। आपको बेसिक सैलरी दिया तो क्या कर देगा? ओ टैक्सेबल। DA दिया तो ओ टैक्सेबल, सब टैक्सेबल कर देगा, ठीक है। तीसरा नोट क्या था? कमीशन। लिखो कमीशन, नोट नंबर 3, कमीशन। कमीशन एक आयस, कमीशन जो होता है ना, कमीशन बहुत बार एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है, पता है? कमीशन किसी किसी को टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिलता है। जैसे जो सेल्समैन होते हैं ना, उनको बोला जाता है ना, इतनी सेल की तो 1% कमीशन मिलेगा, ऐसा होता है ना। जो सेल्समैन होते हैं किसी कंपनी में, जैसे मान लो आयुष है, वो सेल्समैन है, साड़ी बनाने वाली कंपनी में साड़ी बेचता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पहन के ऐसा बता, साड़ी ले लो, ठीक है, मान लो लोग आयुष को इमेजिन कर रहे हैं कि आयुष साड़ी पहन के कैसा लगेगा करके, ठीक है। तो मैं बताऊं, हाँ इधर देख, उसमें अरे एग्जाम्पल है भाई, आयुष है, वो एक कंपनी है साड़ी बनाने वाली, उस कंपनी में सेल्समैन है, तो इसको एक तो सेल्स पे कमीशन मिलता है, उसको बोला जाता है टर्नओवर कमीशन। बोलो क्या बोला जाता है? टर्नओवर कमीशन। कभी कभी नॉर्मल कमीशन भी देती है कंपनियां, जो होती है अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे दिया, ठीक है, कमीशन दे दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि कमीशन का क्या होगा एम्प्लॉय के हाथ में, ये टैक्सेबल है या नहीं? राइट आंसर इज इट इज ओ टैक्सेबल। तो भैया कमीशन मिला, टैक्सेबल, भले वो टर्नओवर कमीशन हो या भले वो कोई भी कमीशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिला? कमीशन। बोलो क्या मिला? कमीशन। उसको क्या करने का? ओ टैक्सेबल। तो लिखो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, it is fully taxable whether commission is based on turnover or not. It is fully taxable whether commission is based on turnover or not. It is fully taxable whether commission is based on turnover or not. भले वो टर्नओवर बेस्ड है या नहीं है, it is going to be fully टैक्सेबल।
अगला नोट क्या था? लिखो बोनस, बोनस बोनस बोनस। आपको क्या लगता है बोनस क्या होना चाहिए, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? निर्मला सीतारमण जी है ना, इतना भी नहीं छोड़ेगी। अगर आपको कुछ मिला है, फायदा मिला है, तो उस पर टैक्स भरना है। तो अगला नोट लिखो बोनस। गाइस बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोलने का? ओ टैक्सेबल। तो बोनस इज ओ टैक्सेबल, ठीक है। अब एक चीज समझना, कभी एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि बोनस डिक्लेयर ओनली, रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं, नहीं। बोनस जो है भाई साहब, वो रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल है, रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल है। अगर कंपनी बोल रहे बोनस डिक्लेयर कर दिया, अरे तुमको बोनस देंगे हम, अरे देंगे क्या, दो ना भाई। तो दोगे तो टैक्सेबल होगा, बोनस रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा। बोनस के केस में कैसा है ना कि सिर्फ बोला बोनस डिक्लेयर तो टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल तब होगा जब रिसीव होगा। एक और चीज समझना, क्वेश्चन में सिर्फ बोनस दिया जाए, सिर्फ ऐसा लिखा है बोनस, बस आगे पीछे कुछ नहीं, तो आपको क्या लगेगा, ये मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। आपको पॉजिटिव सोचने का, ठीक है, कभी भी इतना नेगेटिव नहीं सोचने का कि वो बोनस कुछ नहीं दे रखा, मतलब हमने मान लिया नहीं मिला, ऐसा नहीं, मिल गया करके, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो मिल गया। तो लिखो बोनस में, लिखो ओ टैक्सेबल नहीं लिखना, ऐसा लिखो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल on receipt basis, it is fully taxable on receipt basis, it is fully taxable on receipt basis, full stop. If only bonus declare is given, if only bonus declared is given, then it should be ignored. If only bonus declare is given, then it should be ignored. हाँ नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में होता है, ऐसे बोलते टाइम जैसे वो आपको करती है वैसा लिखना थोड़ी है करके, ठीक है। If bonus declared is given, then it should be ignored. Full stop. If in the question only bonus is given, then assume it is received, and it is taxable. Then assume it is received and it is taxable. Assume it is received and it is taxable. चलो अगला नोट कौन सा है? नोट नंबर अगला कौन है? बोले 5। लिखो नोट नंबर 5, एडवांस सैलरी एंड अरियर सैलरी, ऐसा लिखा हुआ है। पहला लिखो एडवांस सैलरी, पहला लिखो एडवांस सैलरी। एक बात बताओ, एडवांस सैलरी किसको बोलते हैं? एडवांस सैलरी किसको बोलेंगे? एडवांस सैलरी मतलब कि जो सैलरी एडवांस में मिल गई, दैट इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। अरे भाई तो सही तो बोल रहा हूं, एडवांस में जो मिला वो एडवांस सैलरी ना। अब एक बात समझना, एडवांस सैलरी जो है, एडवांस सैलरी, क्या बोला मैंने? एडवांस सैलरी। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई साहब हमको एडवांस चाहिए, बस एडवांस सैलरी लेंगे हम, तो हम भी भरोसा नहीं, महीने बाद तुम दो ना दो, क्या भरोसा करके एडवांस सैलरी दो। तो गाइज अगर एडवांस सैलरी आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, हो टैक्सेबल। क्योंकि एक बात बताओ, आपकी सैलरी की इनकम टैक्सेबल कौन से बेसिस पे होती है? आइदर ड्यू और रिसिट, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर रिसिव्ड हो गया ना एडवांस, कोई लोग होते हैं हमको तो 6 महीने का सैलरी एडवांस ही चाहिए, तो 6 महीने का सैलरी एडवांस ले लिया तो आपको रिसीव हो गया ना, देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो बाबू अगर एडवांस सैलरी मिल गया तो एडवांस सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। लेकिन गाइज एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर आपको ये 2 वर्ड दे दे, एक चीज है एडवांस सैलरी, बट गाइज एक चीज समझना,
अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे एडवांस अगेंस्ट सैलरी, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? एडवांस सैलरी एंड अगर ऐसा दे दे एडवांस अगेंस्ट सैलरी, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? हा, अलग है या सेम है? क्या फर्क है दोनों में? अगर ऐसा दे दे एडवांस अगेंस्ट सैलरी, आपको 5 लाख मिल गया, क्या ये एडवांस सैलरी है क्या? हाँ, क्या ये एडवांस सैलरी है क्या? नहीं गाइस, अगर देखो ऐसा दे रखा है एडवांस सैलरी तो वो एडवांस सैलरी है, लेकिन अगर एग्जामिनर दे दे एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ एडवांस वर्ड यूज हुआ है, क्या आपको एडवांस मिला करके ऐसा दे रखा है, तो ये समझना ये एडवांस सैलरी नहीं है, ये क्या है? लोन है, और लोन टैक्सेबल नहीं होता भाई। जब फिर आपकी सैलरी से एडजस्ट होगा, ड्यू होगा, उस टाइम पे टैक्सेबल होगा, बट अभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो 2 वर्ड है, एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, वो फर्क है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट अ एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आपका एडवांस सैलरी मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है या सिर्फ एडवांस करके वर्ड दे रखा है तो वो तुम्हारा लोन है, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, वो अभी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है आयुष, मान लो एम्प्लॉय है आयुष, आया और आयुष बोलता है कि सर देखो है ना, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, अब मुझे आप हर महीने हर 3-3 महीने की सैलरी एडवांस दोगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ ये एडवांस सैलरी है या लोन है? एडवांस सैलरी है। एक दिन आयुष मेरे पास आया और बोलता है सर है ना देखो मेरी शादी है और मेरी शादी है, आप मुझे 5 लाख रुपया दे दो और मुझे मेरी सैलरी से एडजस्ट कर लेना है ये धीरे धीरे। मुझे बताओ ये एडवांस सैलरी है या फिर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो ये लोन है, तो लोन अभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो बड़ा फर्क है दोनों में, सिंपल सा फर्क है, एक है एडवांस सैलरी, एक है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी दिया तो टैक्सेबल है, बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी या फिर सिर्फ एडवांस दे रखा है तो वो तुम्हारा लोन माना जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे से यस और नो। अब एक और चीज समझना गाइस, एक कॉन्सेप्ट आता है अरियर सैलरी। बोलो अरियर सैलरी। अरियर सैलरी का मतलब क्या होता है? अरियर सैलरी मतलब नॉट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो उसको बोलेंगे जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गई होगी ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी तो टैक्सेबल हो गई होगी ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी टैक्सेबल क्यों हो गई होगी? क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ड्यू हो चुकी है तो वो तो पहले टैक्सेबल हो चुकी होगी ना। एक चीज समझना, अरियर सैलरी किसको बोलते हैं? क्या अगर तुम्हारी सैलरी को लेके पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था और वो पहले टैक्सेबल नहीं हुई है तो वो अब टैक्सेबल हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में झगड़ा हो गया। एम्प्लॉयर बोलता है सैलरी नहीं दूंगा, एम्प्लॉय बोलता है देनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयर बोलता है नहीं दूंगा। उसको लेके सैलरी को लेके झगड़ा हो गया और वो अभी रिजॉल्व हुआ और सबको सैलरी अभी दे दी करके, ठीक है, तो अभी रिजॉल्व हुआ तो वो अभी टैक्सेबल होगा, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। तो अरियर सैलरी का मतलब आउटस्टैंडिंग से नहीं है। अरियर सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जिसको लेके डिस्प्यूट हो गया था, दैट सैलरी अभी मिलती है, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। या कभी कभी क्या होता है कि आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ जाती है। रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे बढ़ जाती है? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो साइली का एक कंपनी है जो वो रिसर्च करता है, ठीक है, और रिसर्च करता है, वो उन्होंने हार्पिक आटा मिलाया था, कोविड की वैक्सीन रिसर्च कर दी उन्होंने। अब कोविड की वैक्सीन तो की उसमें एक आयुष था, आयुष बैठा बैठा कुछ और कर रहा था, बैठे बैठे, आयुष एम्प्लॉय था साइली की कंपनी में, तो आयुष बैठे बैठे कुछ कर रहा था और आयुष ने वो कुछ ऐसा बनाया हार्पिक और कुछ उसमें मिलाया करके, ठीक है, क्रोसिन और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, वो कर रहा था और उसने उसके बालों पे लगाया। बाल 2 दिन में बड़े हो गए, बाल 2 दिन में बड़े हो गए। बोले भाई साहब ये क्या रिसर्च हो गया? साइली ने बुलाया, बोला क्या किया ये?
तो बोला मैम देखो मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा लिक्विड बनाया है करके, ठीक है, और वो अगर बालों पे लगाते ही बाल बड़े हो जाते, हाथों हाथ ऐसे जैसे बढ़ते हैं भाई साहब, हाँ ऐसे एकदम बढ़ जाते हैं बाल। तो हाँ क्या, आदिवासी ऑयल जैसे, ठीक है, हाँ क्या आदिवासी ऑयल जैसे बढ़ जाते हैं। आदिवासी ऑयल तो डुप्लीकेट है, हमारा प्रोडक्ट तो ओरिजिनल है। अब भाई साहब आयुष जो है उसने वापस साइली के बालों में ऐसे लगाया, साइली के बाल बहुत बड़े हो गए करके, ठीक है, बाल बढ़ी जा रहे बढ़ी जा रहे, ठीक है। तो भाई साहब आयुष ने बोला यार तुम, आयुषी ने नहीं मतलब साइली ने बोला कि आयुष तुम तो यार बढ़िया एम्प्लॉय हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? बोले 50,000 महीना। तुम्हारी सैलरी 5 लाख होनी चाहिए, और 5 लाख अभी से नहीं, पिछले 3 साल से। बोला पिछले 3 साल से तुम्हारी सैलरी 5 लाख, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी सैलरी बढ़ा के अब दे दी गई, इसको बोलेंगे अरियर सैलरी। क्या बोलेंगे? अरियर सैलरी। तो अरियर सैलरी उस ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में वो मिलती है। कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी? जिस ईयर में वो मिलती है, वो मिलती है उस ईयर में। लिखो लिखो, सबसे पहले लिखो एडवांस सैलरी, सबसे पहले लिखो एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी में डैश करके लिखो, लिखिए इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, फुल स्टॉप। ये बच्चा बोलता है कि वो वाला चीज विशाल सर को दे दो करके, ठीक है। इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, फुल स्टॉप। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस, it is taxable on receipt basis, full stop. If advance against salary, if advance against salary, if advance against salary or any advance is given, if advance against salary or any advance is given, if advance against salary और आपने क्या लिखा? इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी, और एनी की जगह लिखो ना ओनली, ओनली एडवांस इज गिवन। मैं वो विशाल सर के बारे में सोचने लग गया, ठीक है। अब तुमको जब भी विशाल सर यहां पढ़ाएंगे ना करके, ठीक है, तुम बार बार यही सोचोगे क्या आयुष वो मसाला बना के सर मार देंगे, ऐसा कुछ बोला तो तुमने, ठीक है। चलो क्या लिखा आपने? only advance is given, then it should be ignored, then it should be ignored, then it should be ignored because it is treated as loan, then it should be ignored because it is treated as loan, because it is treated as loan। चलिए अब लिखिए एक लाइन छोड़ के, अरियर सैलरी, सेम नोट है, अरियर सैलरी, अरियर सैलरी, और अरियर सैलरी में लिखो इट मींस सैलरी अंडर डिस्प्यूट, इट मींस सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली, इट मींस सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली, increase of salary retrospectively, full stop. It is taxable in the year of receipt, 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 receipt के ईयर में taxable हो जाएगा। चलिए ये नोट नंबर कौन सा था? अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो ओ टैक्सेबल हुआ है। क्या हुआ है? ओ टैक्सेबल। बोनस, सॉरी, सबसे पहला बेसिक था ओ टैक्सेबल, डीए ओ टैक्सेबल, बोनस रिसीव हो गया ओ टैक्सेबल, एडवांस सैलरी अरियर सैलरी रिसीव्ड हुआ ओ टैक्सेबल, कमीशन ओ टैक्सेबल, तो सब टैक्सेबल हो गया करके, ठीक है। लिखिए नोट नंबर 6, ग्रेचुइटी।
लिखिए नोट नंबर 6, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी किसको बोलते हैं? ग्रेचुइटी। अब आप ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा पढ़ाने में आधा घंटा, और फिर आपको लगेगा अरे यार सर, फिर आप ब्रेक ब्रेक चिल्लाओगे। ले लो ब्रेक।